सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। सरकारी अस्पताल से करीब 2 किलोमीटर दूर शहर के मुख्य बस स्टैंड पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक बूढ़ी महिला को लेकर आया। उस महिला ने एक फीकी पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी और ठंड से ठिठुर रही थी। माँ, तुम यहीं इस बेंच पर बैठो, मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। हमें गांव वापस जाना है, बेटे ने जल्दबाजी में कहा। महिला, जिसका नाम रमा देवी था, चुपचाप बेंच पर बैठ गई। उनके चेहरे पर अनिश्चितता का भाव था, क्योंकि उनके बेटे सुनील की आवाज़ में हमेशा की तरह ममता या अपनापन नहीं था। सुनील भीड़ में खो गया। रमा देवी ने करीब 1 घंटा इंतजार किया। हर बार जब कोई लंबी परछाई बेंच के पास आती, उनकी आंखें चमक उठती, लेकिन वह सुनील नहीं होता था। दोपहर तक बस स्टैंड का शोरगुल भी उन्हें असहनीय लगने लगा। उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी से कुछ मांगे। शाम होते होते यह स्पष्ट हो गया कि सुनील टिकट लेने नहीं बल्कि उन्हें छोड़कर गया था। 2 दिन और 2 रात रमा देवी उसी बेंच पर बैठी रही। लोग आते जाते रहे। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त समझा। उन्होंने नाम पूछा तो बस इतना बताया, रमा। गांव का नाम आशापुर। बस स्टैंड के पास एक छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला लगाने वाली शांति देवी ने यह सब देखा। शांति ने महसूस किया कि यह भी उन्हीं बोझ समझने वाले मामलों में से एक है जो अब शहरों में आम हो चले हैं। वह रमा देवी को रात को गर्म चाय देती और दिन में 1 पराठा। शांति देवी ने हिम्मत करके पास के जीवन धारा क्लिनिक के युवा डॉक्टर आरव को यह बात बताई। डॉक्टर आरव ने तुरंत बस स्टैंड जाकर रमा देवी से बात की। माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपके घरवाले कहाँ हैं? आरव ने विनम्रता से पूछा। रमा देवी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, वह मुझे लेने आएंगे, टिकट लेने गया है। डॉक्टर आरव उनकी बेबसी और उनकी पुरानी साड़ी को देखकर सब समझ गए। उन्होंने उनसे उनका नाम और गांव पूछा और जब रमा देवी ने आशापुर कहा तो डॉक्टर आरव चौंक गए। आशापुर? कौन सा आशापुर? बिहार वाला? हाँ बेटा, वही। मैं वहाँ मास्टर जी के घर के पास रहती थी। यह सुनते ही आरव के चेहरे पर एक गहरी पहचान की चमक आ गई। वह तुरंत रमा देवी का हाथ पकड़कर बोले, अरे माँ जी, मैं आपका आरव हूँ, याद आया? मास्टर जी का बेटा मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। जब मेरी माँ बीमार रहती थी तब आप ही हमें खाना बना कर देती थी। मेरी माँ ने कहा था कि आप मेरी दूसरी माँ हैं। रमा देवी ने अपनी कमज़ोर आँखों से आरव को देखा। हाँ, यह तो वही गोलू मोलू शरारती आरव है जो उनसे रोज़ कहानियाँ सुनने आता था। आरव बेटा, तू इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, तेरा सपना पूरा हो गया। रमा देवी की आंखों में बरसों बाद सच्ची खुशी के आंसू थे। डॉक्टर आरव तुरंत रमा देवी को अपने घर ले आए। रमा देवी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था। उन्हें पोषण की कमी थी और उनकी कमर में गंभीर दर्द था। आरव ने उन्हें अपने घर के सबसे आरामदायक कमरे में ठहराया।
उनका आलीशान आधुनिक घर रमा देवी के लिए किसी महल से कम नहीं था। आरव की पत्नी प्रिया, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसने भी रमा देवी का खुले दिल से स्वागत किया। माँ जी, आप यहाँ बिल्कुल अपनी माँ की तरह रहेंगी। मैं और आरव दोनों काम पर जाते हैं, घर अक्सर खाली रहता है। अब आप रहेंगी तो हमें लगेगा कि घर में कोई बड़ों का साया है, प्रिया ने कहा। अगले कुछ दिनों तक आरव ने उनकी पूरी देखभाल की, उन्हें सबसे अच्छे डॉक्टर से दिखाया, खुद ही समय पर दवाइयाँ दी और उनके लिए आशापुर की यादों वाला साधारण पौष्टिक खाना बनवाया, जैसे दाल चावल और दही की कढ़ी। एक हफ्ते बाद जब रमा देवी थोड़ी स्वस्थ हुई तो आरव ने उनसे उनके बेटे सुनील के बारे में पूछा। रमा देवी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आरव के बार बार आग्रह पर उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए पूरी बात बताई। सुनील और उसकी बहू को मेरा साथ पसंद नहीं था बेटा। वह मुझे बोझ समझते थे। वह चाहते थे कि मैं अपनी ज़मीन उनके नाम कर दूं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा पीटा और फिर कहा कि बस स्टैंड पर छोड़ आएंगे। मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो मैं अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रही थी। आरव को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने रमा देवी को दिलासा दिया, माँ जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यह आपका घर है, मैं आपका बेटा हूँ। कुछ हफ्तों बाद आरव के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। वह सुनील था। हेलो डॉक्टर आरव बोल रहे हैं, मेरी माँ रमा देवी, क्या वह आपके पास है? सुनील ने चिंतित आवाज़ में पूछा। हाँ हैं, आरव ने सख्ती से जवाब दिया। अरे तो उन्हें जल्दी वापस भेज दीजिए, मैंने गलती से उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ दिया था, मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। सुनील जी, आपको उन्हें लेने आने की ज़रूरत नहीं है, आरव ने कहा। आप भूल गए कि आपने उन्हें गलती से नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी संपत्ति के लालच में जानबूझकर परित्याग किया था। और हाँ, आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि मैं आशापुर का रहने वाला हूँ। सुनील डर गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं वह कह रहा हूँ जो सच है। आपकी माँ अब मेरी माँ है। आप कल अपने वकील के साथ मेरे क्लिनिक पर आइए, मैं आपको एक कानूनी नोटिस भेज रहा हूँ। अब आपकी माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी है और आपको उपेक्षा के लिए सज़ा मिलेगी। अगले ही दिन आरव ने सुनील के खिलाफ बुजुर्गों की देखभाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। कुछ हफ्तों के कानूनी संघर्ष के बाद सुनील और उसकी पत्नी को रमा देवी की ज़मीन और बैंक बैलेंस उन्हें वापस करना पड़ा और साथ ही उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। कानूनी लड़ाई खत्म होने के बाद रमा देवी ने चैन की सांस ली। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आरव के नाम पर एक ट्रस्ट में डाल दी, जिसका उपयोग गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाना था। एक दिन शाम को आरव घर आए, देखा तो रमा देवी अपनी पुरानी सूती साड़ी को एक डिब्बे में रखती हुई कह रही थी, बेटा, आज यह साड़ी मुझे याद दिलाती है कि मेरा अतीत कैसा था, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास एक नया परिवार है। आरव ने उन्हें गले लगा लिया।
कुछ महीने बाद आरव और प्रिया ने औपचारिक रूप से रमा देवी को कानूनी तौर पर गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक पुरानी साड़ी, एक बस स्टैंड की बेंच और एक भूले बिसरे रिश्ते ने रमा देवी को उनके असली बेटे से मिला दिया। अब वह हर सुबह आरव और प्रिया के लिए अपने हाथों से पूड़ियाँ बनाती और उन्हें यह महसूस होता था कि माँ का प्यार किसी खून के रिश्ते का मोहताज नहीं होता, बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़ा होता है। आरव और प्रिया के घर में रमा देवी की उपस्थिति से सचमुच खुशियों का संचार हो गया था। रमा देवी अब सिर्फ एक परित्यक्त बुजुर्ग नहीं थी, बल्कि घर की मुखिया और मार्गदर्शक बन गई थी। रमा देवी ने घर के हर कोने को अपनी ममता से सजा दिया था। किचन में वह हेल्परों को बताती थी कि किस सब्जी में कितना तेल मसाला डालना है और किस पकवान को धीमी आंच पर पकाना है। उनके सिखाए गए देसी नुस्खों से साधारण खाना भी स्वादिष्ट बन जाता था। गार्डन में चूँकि उन्हें वीरपुर में खेती बाड़ी का अनुभव था, उन्होंने बगीचे की बागडोर संभाल ली। पहले जो पौधे बेजान दिखते थे, अब उनमें हरी पत्तियां और ताजे फूल खिलने लगे थे। आरव और प्रिया के लिए वह रोज सुबह आरव और प्रिया को माथे पर हाथ फेरकर जगाती थी, जैसे बचपन में किया करती थी। काम से थक कर लौटने पर उन्हें चाय और उनके पसंद के नाश्ते के साथ उनका इंतजार करती थी। एक दिन प्रिया ने मुस्कुराते हुए रमा देवी से कहा, माँ जी, जब आप नहीं थी तो यह घर केवल ईंटों का बना ढांचा था। अब आप आई हैं तो यह सच्चा घर बन गया है। रमा देवी ने आरव और प्रिया के विवाह के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। बेटा, तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुमने अपने ब्याह में मुझे याद नहीं किया? उन्होंने थोड़ा शिकायत भरे लहजे में पूछा। आरव और प्रिया एक दूसरे को देखकर हंसे। आरव ने कहा, माँ जी, हमारी शादी 2 साल पहले हुई थी। हम दोनों बहुत व्यस्त थे, इसलिए हमने बस साधारण कोर्ट मैरिज कर ली थी, कोई बड़ा समारोह नहीं किया। रमा देवी ने अपना सिर हिलाया। यह कैसी बात हुई? मैं तुम्हारी माँ घर में हूँ और मेरे बेटे बहू का कोई रीति रिवाजों वाला ब्याह ना हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले ही महीने रमा देवी ने पूरे उत्साह के साथ आरव और प्रिया के लिए एक छोटा लेकिन पारंपरिक विवाह समारोह आयोजित किया। उन्होंने अपनी नई बहू के लिए खुद अपने हाथों से रेशमी साड़ी खरीदी और अपने बेटे के लिए कुर्ता पैजामा। इस समारोह में आरव के बचपन के मास्टर जी, जो अब भी आशापुर में रहते थे, और शांति देवी को भी बुलाया गया, जिन्होंने रमा देवी को बस स्टैंड से डॉक्टर आरव तक पहुंचाने में मदद की थी। समारोह के दौरान आरव ने भरी महफिल में कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया है। बचपन में मेरा सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन दूसरा सपना यह था कि मेरी माँ हमेशा मेरे पास रहे। आज मुझे मेरी माँ वापस मिल गई है। उधर रमा देवी के बेटे सुनील और उसकी पत्नी पर कानूनी और सामाजिक दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा। लोगों ने उन्हें लालची और माँ को त्यागने वाला कहकर सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। उन्हें अपनी ज़मीन और पैसे वापस करने पड़े।
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। उन्हें यह एहसास हो गया कि माता पिता की उपेक्षा केवल भावनात्मक पाप नहीं है, बल्कि इसके गंभीर सामाजिक और कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। सुनील ने कई बार आरव को फ़ोन करके अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन रमा देवी हमेशा यही कहती थी, मैं अब बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे यहाँ सब कुछ मिल गया है जो तुम कभी नहीं दे पाए। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यह सुनील के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी, यह जानना कि उसकी माँ जिंदा है, खुश है, लेकिन उसने खुद ही उस रिश्ते को हमेशा के लिए खो दिया है। रमा देवी अब जीवन धारा क्लिनिक के पास ही एक वृद्धाश्रम की देखरेख में मदद करती है, जिसे आरव ने उनकी संपत्ति के ट्रस्ट से मिली रकम से शुरू किया है। वह वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं को कहानियाँ सुनाती है, उनकी देखभाल करती है और उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि जीवन का अंत तब तक नहीं होता जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते। रमा देवी की पुरानी फीकी साड़ी अब भी उनके कमरे की अलमारी में सहेज कर रखी है। यह इस बात की निशानी है कि कैसे लालच की धुंध में कुछ रिश्ते खो जाते हैं और कैसे ममता की चमक में अजनबी भी अपना परिवार बन जाते हैं। आरव और प्रिया उन्हें कभी कभी आरव की माँ कहकर चिढ़ाते हैं, तो रमा देवी हंसकर कहती हैं, अरे पागलों, मैं केवल आरव की नहीं बल्कि तुम दोनों की और इस घर की माँ हूँ। रमा देवी के जीवन में संतोष और शांति आ चुकी थी। वह अब जीवन धारा वृद्धाश्रम के काम में पूरी तरह से रमी हुई थी। आरव ने जो ट्रस्ट बनाया था उसका नाम रमा देवी ने बड़े प्यार से मातृ छाया रखा था। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य केवल वृद्धाश्रम चलाना नहीं था, बल्कि गांव और छोटे शहरों के उन होनहार बच्चों की मदद करना था जो गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे, जैसे कभी खुद आरव के पिता की स्थिति थी। एक शाम रमा देवी और आरव घर के बगीचे में बैठे थे। आरव बेटा, रमा देवी ने कहा, यह मातृ छाया आश्रम तो चल ही रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी संपत्ति का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए हो जो ज्ञान की रोशनी चाहते हैं। मेरे दोनों बेटों ने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे का भविष्य केवल पैसे की कमी से अंधेरे में रहे। आरव ने तुरंत उनकी बात मान ली और मातृ छाया ट्रस्ट के तहत ज्ञानदीप छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का पहला लाभार्थी आशापुर गांव का एक प्रतिभाशाली छात्र था, जिसे डॉक्टर बनने का सपना था। ठीक आरव की तरह कुछ ही महीनों बाद रमा देवी का 65वां जन्मदिन आने वाला था। आरव, प्रिया और आश्रम के सभी लोग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे थे। जन्मदिन के दिन आरव ने रमा देवी को एक विशेष उपहार दिया। उन्होंने सुनील के साथ हुए कानूनी समझौते के तहत मिली हुई आशापुर की पुरानी पुश्तैनी जमीन के कागजात रमा देवी के सामने रखे। माँ जी, यह जमीन कानूनी तौर पर अब आपकी है, आप जो चाहें इसका उपयोग कर सकती हैं, आरव ने कहा। रमा देवी ने कागजात को छुआ और
उनके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी आई, क्योंकि इस जमीन पर उनके पति और बेटों के साथ बिताए गए अच्छे पल भी थे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। आरव, अब मुझे इस जमीन या घर की ज़रूरत नहीं है। मेरा घर अब यह है, तुम दोनों और आश्रम के लोग। मैं इस जमीन को भी मात्र छाया ट्रस्ट को दान करती हूँ। उन्होंने एक नया संकल्प लिया। हम इस जमीन पर एक छोटा सा स्कूल बनवाएंगे। इसका नाम होगा आशा का अंकुर। यहाँ गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। यह स्कूल मेरे दोनों बेटों के लिए एक सबक होगा कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा और मानवीय मूल्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आरव और प्रिया उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों से संपर्क साधा और आशा का अंकुर स्कूल की नींव रखने की तैयारी शुरू कर दी। एक दोपहर जब रमा देवी स्कूल के निर्माण की निगरानी के लिए आशापुर गांव गई थी, सुरक्षा के लिए आरव भी उनके साथ थे। अचानक सुनील और उसकी पत्नी वहां आ गए। वे दोनों बहुत गरीब और थके हुए लग रहे थे। शहर में नौकरी गंवाने के बाद वे गांव वापस आए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें अपने पास बैठने तक नहीं दिया था। सुनील ने रमा देवी को देखा और उनके पैरों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। हमें पैसों का लालच हो गया था। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, खाने तक को नहीं है। माँ, सुनील रोते हुए गिड़गिड़ाया। रमा देवी ने सुनील को उठने को कहा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि केवल उदासीनता थी। सुनील, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि माफ़ करने से मुझे शांति मिलती है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। यह मत समझना कि मैं कठोर हूँ, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। उन्होंने सुनील को आशा का अंकुर स्कूल का नक्शा दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह वही ज़मीन है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था। आज मैं इस ज्ञान की नींव बनाने जा रही हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम दोनों इसी स्कूल में सेवादार के रूप में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई बड़ी रकम नहीं दे सकती, लेकिन इतना दे सकती हूँ कि तुम सम्मान से जी सको। यह मेरी आखिरी इच्छा है। सुनील और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उनकी माँ, जिसे उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था, उन्हें जीवन में दूसरा मौका दे रही थी। वे दोनों निशब्द थे। रमा देवी ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराई। आरव बेटा, देखो, अब मेरे दोनों बेटे मेरे पास आ गए हैं, पर अब रिश्ते बदल चुके हैं। रमा देवी ने अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर आकर अपने लिए एक नया परिवार, एक नई पहचान और सबसे महत्वपूर्ण एक नया उद्देश्य खोज लिया था। उनके दोनों असली बेटों को उन्हीं की सेवादार के रूप में काम करना पड़ा, जो उन्हें हर पल अपने पापों की याद दिलाता था। जबकि आरव और प्रिया ने अपनी माँ को वह सम्मान और प्रेम दिया जिसकी वह हमेशा हकदार थी। मात्र छाया ट्रस्ट और आशा का अंकुर स्कूल वृद्धाश्रम में उपेक्षा और अजनबियों के प्रेम की एक ऐसी कहानी बन गई जिसने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चा धन संपत्ति नहीं बल्कि इंसानियत है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही
पहुंचती रहें।